बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए, खुश हो गए। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी फिजिक्स की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारे फर्स्ट लेक्चर आज रहने वाला है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि एनसीईआरटी तो सारे एग्जाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके बोर्ड एग्जाम हैं, जेई, नीट वगैरह सारे जो एग्जाम्स रहते हैं, इन सभी में एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस तो सभी को पता रहती है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बन जाते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की जो फिजिक्स की बुक है, इसकी लाइन बाय लाइन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग लेके चलने वाले हैं और आप लोगों को इस लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट यहाँ पर लेके चलते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो आज का जो मोटिवेशनल थॉट है कुछ इस प्रकार है। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो बच्चों, आप लोगों को भी इस मोटिवेशनल थॉट के अकॉर्डिंग अपनी एम में कहीं पर डगमगाना नहीं है। बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स रास्ते में मिलती हैं, पर लेकिन हमें उन प्रॉब्लमों को फेस करना है और अपने एम को कंप्लीट करके दिखाना है। तो बच्चों, ये जो सिलेबस है, ये न्यू बुक जो आया है हमारा, जो एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, यही सिलेबस सारे एग्ज़ाम में लगा दिया गया है। जैसे कि अभी जेई और नीट का सिलेबस भी चेंज होके आ गया है। उसमें भी एनसीईआरटी के जो टॉपिक हटे हुए हैं, वो भी उन लोगों ने मैक्सिमम हटा दिए हैं। तो इसी के लिए अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप लोगों के पास अगर न्यू बुक है तो आप उससे देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसी से देख लें, वीडियो से ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आते हैं आज के लेक्चर में। इसमें स्टार्टिंग में हमें जो दिया है इस चैप्टर में, जो हम आगे करेंगे डिटेल में, वो चीज़ें थोड़ा बहुत इसने बताई हुई, वो देखते हैं कि इस चैप्टर में कुछ इसने भूमिका यहाँ पर दे रखी है, इंट्रोडक्शन आप लोग कह सकते हैं चैप्टर के बारे में। तो इसको समझ लेते हैं। हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्तुओं को शरीर से उतारते समय चरचर की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियां देखने का अनुभव होगा। क्या आपने कभी इस परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया है? ये चीज़ हमने देखी तो है, जब हम कपड़े पहनते हैं तो, या फिर कपड़े उतारते हैं, तो उस समय क्या होता है, एक ध्वनि हमें सुनाई देती है, चट-चट की आवाज़ आती है या फिर वहाँ पर चिंगारी भी उत्पन्न होती है। पर इस चीज़ को हमने ज़्यादा गहराई से आज तक नहीं सोचा है। फिर आगे इसमें बोला है कि विद्युत विसर्जन का ये जो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो चट-चट की आवाज़ आ रही है, ये वैसे एग्ज़ाम्पल है विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का उदाहरण है। तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा होता है, तब ये चीज़ हो रही होती है। समझेंगे पूरा चैप्टर में, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिर आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या विद्युत विसर्जन का एक अन्य सामान्य उदाहरण आकाश में गर्जन के समय त्वरित दिखाई देना है। तो देखा होगा, जब आपने बारिश का समय होता है, उस समय आकाश में आवाज़ के साथ-साथ बिजली भी चमकती है, तो उसका कारण भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ये चीज़ भी आगे समझ में आएँगी। विद्युत झटके की संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाज़ा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। तो कह रहा है कि जो हमारा ये इलेक्ट्रिक शॉक है, तो इसका हमें बहुत जगह पर हम लोग देखते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक हमें देखने को मिल जाता है। जैसे आप लोग किसी वस्तु को अचानक छू दें, टीवी की स्क्रीन को छुएँ, ठीक है? या कंप्यूटर स्क्रीन को, या फिर कोई लोहे की वस्तु को, जैसे कि बस में कह रहा है ये लोहे के डंडे को, इनको अगर हम छूते हैं, दरवाजे को छूते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, एक आवाज़ आती है। तो और साथ में हमें कहीं कभी-कभी तो झटका भी लगता है। तो ये सारा एग्ज़ाम्पल भी किसका है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का ही है। इन अनुभवों के होने के कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्युत आवेशों का विसर्जित होना है, जो विद्युतरोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। तो इन सभी का ये बता रहा कारण है क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। आपके आपने यह भी सुना होगा कि यह वैद्युत आवेश के उत्पन्न होने के कारण है। तो यह किसके कारण है? वैद्युत आवेश के उत्पन्न होने के कारण ही है। पहले विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, फिर वो क्या होता है, अ, डिस्चार्ज होता है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये जो अध्याय रहेगा, इसके बाद का जो अध्याय है, दोनों में हम क्या करने वाले हैं, इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमें बता रहा है कि स्थिर से तात्पर्य है वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गतिमय नहीं है। तो स्थिर हम लोग इसमें वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो स्थिर वर्ड का मतलब है कि वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, जो क्या है, स्टैटिक है, एक पॉइंट पर है, रुका हुआ है। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हमारा है, स्थिर वैद्युतिकी,
इस स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम लोग आवेशों के बारे में पढ़ते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न बलों के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे, और विभवों के विषय में पढ़ते हैं। विभव का मतलब होता है पोटेंशियल, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। तो अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, और आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत आवेश। इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुई इस तथ्य की खोज का श्रेय कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया अंबर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें ना, ये चीज़ किसने देखी थी कि अगर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को किसी दूसरे से रगड़ते हैं तो वो अन्य छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करता है। ये चीज़ सबसे पहले ग्रीस देश के निवासी थेल्स ने देखा था। तो थेल्स ने क्या देखा, उनने कोई एक अंबर नामक कोई पदार्थ था, उसको जब उनने क्या करा, ऊन के साथ उसको अगर घिसा, तो घिसने रगड़ने के बाद छोटे छोटे पदार्थों के पास ले गए तो उन्होंने उसको आकर्षित किया। ये सबसे पहले उनने देखा। ये आप लोगों ने भी करा हुआ है एग्जाम्पल इसका प्रैक्टिकल। तो इसके आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी शब्द, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आजकल फिजिक्स में शब्द यूज करते हैं, ये शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो उस समय पदार्थ के ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े जाने पर भूसे के तिनकों, सरकंडे की गोलियों, कागज के छोटे टुकड़ों आदि हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते थे। तो कह रहा है उसमें एक यही नहीं था, उसमें और भी काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ थे जो क्या करते थे, ऐसा नेचर शो करते थे। जैसे कि कौन कर रहा है, अंबर कर रहा है। जैसे कि उसमें काँच था, ठीक है? काँच को अगर हम क्या करते थे, काँच को भी अगर ऊन से हम लोग घिसें, उसको रगड़ते हैं तो उसमें भी क्या होता था, छोटे-छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आता था। इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, पढ़ते हैं इसे। यह भी प्रेक्षित किया गया कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो काँच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाएँ, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब ध्यान देना, कह रहा है कि अगर रेशम से या ऊन से रगड़ी हुई दो काँच की छड़ों को अगर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, देखो, ये नीचे जो इसमें दिखा रखा है ये तो वो कौन है? वो अगर हम देखें तो वो एक रेशम या फिर ऊन का पृष्ठ है, उस पर इसने इस काँच की छड़ को रगड़ा है, ये वाली को। उसके बाद ये दूसरी काँच की छड़ को भी ऐसे ही रगड़ी गई होगी। अगर हम इनको पास लाते हैं तो क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ऊन की वे लड़ियाँ अथवा रेशम के कपड़े के वे टुकड़े जिनसे इन छड़ों को रगड़ा गया था, वे भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब मान लो इस छड़ को इस वाले से रगड़ा है, इस वाली छड़ को किसी दूसरे ऐसे ही रेशम के टुकड़े से रगड़ा होता, तो उन दोनों टुकड़ों को अगर हम पास लाते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण हमें देखने को मिलता है। आगे देखना। परंतु कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब काँच की छड़ और जो ऊन होते हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? इसको आप लोग थोड़ा-सा इसमें अपना आप लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि इस छड़ पर इसने दिखा रखा है पॉज़िटिव चार्ज आ रहा है, धन दिखा रखे हैं। इस छड़ पे कैसे दिखा रखे हैं? धन दिखा रखे हैं। तो अगर हम इन दोनों को पास लाएँगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों में धन-धन है। और इन छड़ों को जिनसे रगड़ा होगा उन पर कैसा आवेश आया होगा? ऋण। समझ रहे हो? तो उनको अगर हम आपस में उनको भी ले जाएँगे, तो वो भी कैसे हैं, ऋण-ऋण हैं, प्रतिकर्षित करेंगी। पर उनको अगर हम इनके पास लाएँगे, तो एक ऋण एक धन है, तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार बिल्ली की समूर का मतलब बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई 2 प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अभी बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई 2 प्लास्टिक की वस्तुएँ यहाँ दिखा रही हैं, एक ये है, एक ये है। दोनों में ऋण-ऋण आवेश आ रहा है। तो इसका मतलब बिल्ली की खाल पर कैसा आ रहा होगा? धन आ रहा होगा। तो इन छड़ों को भी अगर हम पास लेके जाते हैं, दोनों में ऋणावेश होने के कारण एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है? परंतु समूह को आकर्षित करती हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, तो जो प्लास्टिक है वो क्या करेगा? समूह को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। प्लास्टिक जो है समूह को क्यों आकर्षित करेगा? क्योंकि प्लास्टिक पर ऋण है और जो बिल्ली की खाल है उस पर कैसा है? धन चार्ज है। ऊन जिससे काँच की छड़ों को रगड़ा गया था, को प्रतिकर्षित करती हैं। अब ऊन को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित। देखो, ये जो ऊन था, ऊन पर कैसा आया था? ऋण। प्लास्टिक की छड़ कैसा है? ऋण है। तो प्लास्टिक की छड़ को अगर ऊन के पास ले जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो इसके आगे देखते हैं। वर्षों के प्रयास तथा सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों एवं उनके विश्लेषणों द्वारा
सरल प्रतीत होने वाले ये तथ्य स्थापित हो पाए हैं। तो अगर हम देखें तो ये काफ़ी हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है। अभी हम इसको समझ रहे हैं, पर लेकिन इस पर ना 2000 साल तक कोई बात नहीं हुई। कहीं 2000 साल बाद इन तथ्यों को सुलझाया जा सका या इन पर कोई निष्कर्ष निकाले गए, यही चीज़ें बोल रहा है, ठीक है? विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानीपूर्वक अध्ययनों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक राशि होती है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं और यह केवल 2 प्रकार के ही हो सकते हैं। तो यह निष्कर्ष निकाला कि आवेश कितने होंगे? 2 प्रकार के होते हैं, उसको अभी हम आगे समझेंगे। वैद्युत आवेश कहलाने वाली राशि के केवल 2 प्रकार ही होते हैं। हम कहते हैं कि प्लास्टिक एवं काँच की छड़, रेशम, मसूर, सरकंडे की गोलियाँ आदि पिंड विद्युतमय हो गए हैं। इसमें अभी तो सबको तो पता है आपको ये सरकंडे की गोली क्या होती है? सरकंडा ये हम लोग देखें तो घास होती है, उस घास से काफ़ी चीज़ें जैसे आपके ये कॉफ़ी के गत्ते वग़ैरह बनाए जाते हैं और ये बहुत ही हल्की-सी होती है। तो क्या कह रहा है देखो, इसमें ये कह रहा है हम कहते हैं कि प्लास्टिक एवं काँच की छड़, रेशम, समूर, सरकंडे की गोलियाँ आदि पिंड विद्युतमय हो गए हैं। क्योंकि एक-दूसरे से इनको रगड़ा गया है, तो इसका मतलब हम इनको कहते हैं क्या? इन पर आवेश आ गया है। रगड़ने पर ये वैद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, बताया आगे। आवेश 2 प्रकार के होते हैं तथा हम यह पाते हैं कि सजातीय आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब है सिमिलर चार्जेज़, यहाँ पॉज़िटिव है, यहाँ पॉज़िटिव है, तो इनको ये क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। विजातीय का मतलब क्या है कि एक पर प्लस आए, दूसरे पर माइनस आए, तो क्या करेंगे? एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि सजातीय आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय क्या करते हैं? एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद करता है, आवेश की ध्रुवता कहलाता है। तो ऐसे 2 प्रकार के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवता, जैसे कि आपने पढ़ा है पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, ठीक है? आगे समझते हैं इसको। जब काँच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है तथा रेशम दूसरे प्रकार का आवेश अर्जित करता है। ठीक है, वही चीज़ बता रखा है देखो। यहाँ पर रेशम में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आया था और काँच की छड़ में क्या था? पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। यह उन सभी वस्तुओं के युगल के लिए सत्य है, जो विद्युतमय होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। अब ये कह रहा है ये और चीज़ में भी सत्य होगा, जिनको हम रगड़ रहे हैं तो एक बार कैसा आएगा? एक प्रकार का आवेश आ रहा है तो दूसरे पर उसका अपोज़िट आवेश हमें देखने को मिलेगा। अब यदि विद्युतमय काँच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था, तो वे एक-दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। अब कह रहा है कभी ऐसा भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि जब हम क्या कर रहे हैं, जो काँच की छड़ है उसको हम जिस रेशम से उसने उसको रगड़ा था, उसके पास अगर हम ले जाएँ, तो उसमें कोई आकर्षण देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि होता क्या है जब हम किसी छड़ को रगड़ते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी आवेशित भी होती है और बहुत जल्दी क्या होती है वो निरावेशित या हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाती है डिस्चार्ज भी हो जाती है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है छड़ है काँच की छड़, इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, रेशम के साथ रगड़ रहे हैं, तो इस पर आवेश आ रहा है, ठीक है? इस पर आ रहा है प्लस प्लस आवेश, इस पर आ रहा है माइनस आवेश। पर ये आवेश कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद क्या होता है, आवेश डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हम इसके पास अगर हम ले जाएँ, तो इस पर क्या होता है, हम लोग देखेंगे तो इस पर कोई आकर्षण बल नहीं होगा। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, जब इस पर हम देखें तो इस पर कैसा आ रहा है, माइनस और इस पर कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो जब हम क्या करेंगे, इस प्लस को इस माइनस के पास ले जाएँगे, तो प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक-दूसरे को निरावेशित या हम कहते हैं न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं जिसके कारण हमें आकर्षण देखने को कभी-कभी नहीं मिलता है। ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते, जैसा कि ये विद्युतमय होने पर कर रहे थे। क्योंकि उन पे आवेश चले गया है, एक-दूसरे को न्यूट्रल कर दिया है, तो अब क्यों करेंगे, ठीक है? इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश आवेशित वस्तुओं को एक-दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है। देखो वही चीज़ बताई है। इन परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक-दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। वही चीज़ बताया कि जो विजातीय आवेश होते हैं, एक-दूसरे के पास ले जाएँगे, तो एक-दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? निष्फल कर देते हैं।
इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। इसीलिए देखो, आप धनात्मक को अगर हम ऋणात्मक के पास ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी धन संख्या को किसी ऋण संख्या से अगर हम जोड़ें तो इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, एक का नाम रखा गया धनात्मक, एक का नाम रखा गया ऋणात्मक, क्योंकि इनका बिहेव भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। और इन साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को क्या नाम दिया है, धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया है। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक की छड़ व रेशम पर आवेश ऋणात्मक। ये भी हमने ऊपर देखा था, किस पर धन आया था, किस पर ऋण आया था। तो परिपाटी के अनुसार क्या कह रहा है, देखो कांच की छड़, बिल्ली की समूर, इन दोनों पर धनात्मक है, प्लास्टिक की छड़ और रेशम पर कैसा है, ऋणात्मक है। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युतमय अथवा आवेशित कही जाती है। तो आवेश होने का मतलब क्या कहेंगे, हम उसको आवेशित कहेंगे, ठीक है, चार्जड बोलेंगे, या फिर उसको हम विद्युतमय भी कह सकते हैं। जब उस पर कोई आवेश नहीं होता तब उसे हम अनावेशित कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है। इसमें एक बॉक्स में धातु की एक छड़ ऊर्ध्वाधरतः लगी होती है, जिसके निचले सिरे पर सोने के वर्क की दो पट्टियां बंधी होती हैं। जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है तो छड़ में होता हुआ आवेश सोने की वर्कों पर आ जाता है और वे एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। आवेश जितना अधिक होता है, वर्कों के निचले सिरों के बीच उतनी ही अधिक दूरी हो जाती है। अब आवेशों की उपस्थिति को हम कैसे पता करेंगे या उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक ये बता रहा है प्रयोग, उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है, देखते हैं, ये कि बॉक्स है, बॉक्स में ये जो ऊपर से लगी हुई है एक धातु की छड़ है। इस धातु की छड़ के निचले सिरे पर ना दो पत्तियां लगी हुई हैं, सोने की पत्तियां, दो सोने की ऐसे स्वर्ण पत्र लगे हुए हैं, यहाँ हमें दिख रहे हैं, दोनों पास पास हैं। हम क्या करते हैं, जिस वस्तु को हमें आवेश चेक करना है कि वो वस्तु आवेशित है या नहीं है, तो उस वस्तु को हम क्या करेंगे, इस पर टच कराएंगे, ऊपर ही इस पॉइंट पर। जैसे हम यहाँ पर उसको टच कराएंगे तो क्या होता है, उसके जो आवेश होते हैं इस धातु से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, इस स्वर्ण पत्रिका में पहुँच जाते हैं। और ये दोनों स्वर्ण पत्रिकाओं में वो आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होते हैं। अब दोनों में कैसे चार्ज है बताओ, सजातीय आवेश, इस पर भी धन होगा, दूसरे वाले पे भी धन होगा। धन धन क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये है छड़, धनावेशित है, इस पर ये धन यहाँ से होते हुए कहाँ गया, ये सोने की पत्तियों पर गया, यहीं पर ये वाला डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा। इस पर धन है, इस पर धन है, तो क्या हो रहा है, देखो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ऐसा प्रतिकर्षण अगर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे इस पर आवेश ज़्यादा है, कम होगा तो हम उस पर कहेंगे आवेश कम है। तो एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं करेगा, पर ये हमें ये संसूचित कर देगा कि उस पर आवेश है या नहीं है। तो देखो इसके आगे समझते हैं। आइए अब यह समझें कि द्रव्य से बनी वस्तुएं क्यों आवेश को अर्जित करती हैं। तो अब आगे समझेंगे कि ये आवेश उसमें आता क्यों है। सभी पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से बने हैं। यद्यपि वस्तुएं सामान्यतः वैद्युतदासीन होती हैं, इनमें आवेश तो होते हैं, परंतु इनके ये आवेश ठीक ठीक संतुलित होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो सभी वस्तुएं होती हैं किससे बनी होती हैं, तो अगर हम देखें तो सारी वस्तुएं किससे बनी हैं, परमाणुओं और अणुओं से बनी हैं। तो परमाणुओं और अणुओं में क्या होता है, ये जो पदार्थ है, मान लो ये कांच की छड़ है, ये परमाणु से बनी हुई है, छोटे छोटे परमाणु से बनी है। उन परमाणु में कौन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हम कह देते हैं। अब इसकी बाद में खैर इसका नाम आएगा, पहले हम लोग बोल रहे हैं हमें क्योंकि पता है। तो प्रोटॉन हम लोग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो प्रोटॉन का मतलब उस पर धन चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का मतलब उस पर कैसा चार्ज है, ऋण है। और जितने किसी पदार्थ में धन होते हैं उतने ही उस पर ऋण होते हैं। तो यदि हम कहें किसी पदार्थ में कितना आवेश है, तो हम कहेंगे उस पर बहुत सारा धन है और बहुत सारा ऋण है। पर जितना धन है उतना ही ऋण है, इसलिए इतना सारा आवेश होते हुए भी उस पर कुल आवेश कितना है, शून्य है। यही चीज़ इसमें आगे कह रहे कि तो ठीक ठीक संतुलित होते हैं, कह रहा है संतुलित होने का मतलब वही है, जितना धन होगा उतना ही ऋण होगा। अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणुओं को एक साथ थामे रखने वाले बल, गोंद का आसंजक बल, पृष्ठ तनाव से संबद्ध बल, इन सभी बलों को की मूल प्रवृत्ति विद्युतीय होती है। तो ये जितने बल इसमें लिखे गए हैं, ये सारे बल कैसे होते हैं, विद्युतीय होते हैं। ये क्या है, विद्युत बलों के उदाहरण हैं, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, रासायनिक बल है, ठीक है,
और ठोसों में परमाणुओं के बीच जो बल उत्पन्न होते हैं, ये रासायनिक बल हम लोग कह सकते हैं, किसी बॉन्ड के कारण परमाणु में जो क्या आते हैं, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस वर्क करते हैं वो, ठीक है? गोंद का जो आसंजक बल है, पृष्ठतनाव बल है, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? विद्युत बलों के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय बल सर्वव्यापी है और यह हमारे जीवन से संबद्ध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित है। अतः यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो ये जो चुम्बकीय बल है, कह रहा है विद्युत बल है, ये सर्वव्यापी है, हर जगह हमें ये मिलता है। तो इस बल के बारे में हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे। आगे समझते हैं। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उससे एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है, तो हम सदैव ही इस आवेश के आधिक्य अथवा अभाव का उल्लेख करते हैं। तो कह रहा है कि किसी वस्तु अगर मान लो को हमें आवेशित करना है, आवेशित करने का मतलब क्या करेंगे? क्योंकि किसी पदार्थ पर क्या होते हैं, जितने धन होते हैं उतने उस पर ऋण होते हैं। तो आवेश करने का अर्थ ये हुआ कि इसमें से हमें कुछ आवेशों को बाहर निकालना पड़ेगा। यदि मान लो हमने माइनस को बाहर निकाल दिया, तो इसमें माइनस की कमी हो जाएगी। तो जितने माइनस की कमी होगी, उतना इस पर कैसा पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। और यदि हमें इसमें नेगेटिव आवेश लाना है, तो उतना बाहर से हमें इलेक्ट्रॉन इसमें लाने पड़ेंगे। यही चीज़ इसमें आगे समझा रखी है इसने। ठीक है। ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु में कम कसकर आबद्ध होते हैं, होने के कारण वे आवेश वे क्या होते हैं? आवेश होते हैं, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब कह रहे हैं कि ठोस में क्या होता है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो जो किसके परमाणु में उससे कम बंध बनाए रहते हैं। यहाँ कहते हैं उसमें न्यूक्लियस की ओर नाभिक की ओर कम आकर्षित हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को बहुत जल्दी बाहर निकाला जा सकता है। तो उसी के कारण क्या होता है, उसमें आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर निकाल दिया, तो उतना उस पर क्या आएगा? धनावेश आ जाएगा। इसी प्रकार किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। तो उसके विपरीत उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दें, तो कैसा बन जाएगा? वो ऋणावेशित बन जाएगा। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार छड़ धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाता है। बिल्कुल सेम बताया है। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जितना एक से इलेक्ट्रॉन गए थे, वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दूसरे में स्थापित हो जाते हैं। तो एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, पर कोई नया इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हुआ है। संख्या की तुलना में बहुत कम। अच्छा, एक चीज़ में कह रखी है, रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता। ठीक हो गया, ये चीज़ हमने देख ली है। नेक्स्ट में आते हैं चालक तथा विद्युत रोधी। अगला टॉपिक हमारा इसमें दे रहा है चालक तथा विद्युत रोधी। इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते। तो कुछ पदार्थ जैसे धातुएं होती हैं, तो क्या होता है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। पर कुछ अन्य पदार्थ जैसे अधातु हैं, तो वो नहीं भी होने देती हैं। यही चीज़ कह रहा है। जो पदार्थ आसानी से अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। इनमें ऐसे वैद्युत आवेश होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। कौन होते हैं? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन से होते हैं। उन्हीं की वजह से क्या होता है, उनमें आवेश प्रवाहित हो रहा होता है। धातुएं मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक हैं। तो कौन-कौन याद रखना? धातुएं हैं, मानव शरीर है, जंतु शरीर है और पृथ्वी क्या है? ये सब चालक हैं। काँच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसे अधिकांश अधातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रवाहित नहीं होने देते हैं आवेश को या विद्युत को, तो उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आवेश प्रवाहित होता है। अब किसी चालक में एक क्या ऐसा भी होता है, याद रखना, कोई अगर चालक है, मान लो ये चालक पृष्ठ होता है पूरा, जैसे कॉपर होता है, इस पर हम केवल आवेश दें, तो आवेश केवल यहीं पर ही नहीं रहेगा, ये पूरे इसमें क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। परंतु अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी अचालक को अगर हम आवेश देते हैं किसी पॉइंट पर, वो अचालक वहीं पर ही आवेश रहेगा, क्योंकि अचालक में आवेश क्या करता है? गति नहीं करता। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चालक में किसी एक पॉइंट पर आवेश देंगे तो क्या होगा, इस पूरे में फैल जाएगा।
क्योंकि चालक में क्या होता है, आवेश गति कर सकता है, तो पूरे में बटेगा, बढ़ जाएगा। पर यदि हम इसी को कहाँ देंगे, किसी अचालक को देते हैं, तो वो वहीं पर ही रहता है, वो पूरे में नहीं जा पाता, क्योंकि अचालक में आवेश गति नहीं करते हैं या इसको प्रवाहित नहीं होने देता। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होते हैं, तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाते हैं। देखो वही चीज़ लिखी है। उसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को देते हैं, तो वह वहीं पर रहता है। ऐसा क्यों होता है, यह आप अगले अध्याय में सीखेंगे। तो इसका जो रीज़न होगा वो हम लोग अगले अध्याय में और डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है? तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। समझते हैं, देखो। पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है। ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है। परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती? अच्छा, धातु की अगर चम्मच को हम अगर बालों से रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न नहीं होता। ऐसा क्यों होता होगा? इसको थोड़ा-सा समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो होता क्या है, अगर कोई धातु की छड़ है या फिर मान लो, पहले कंघी लेके चलते हैं। कंघी में क्यों उत्पन्न होता है ये समझते हैं, ठीक है? ये कंघी है, मान लो इसको हमने बालों से, ये मान लो बाल हैं, इससे हमने क्या कर दिया, इसको रब किया या इसको इसको रगड़ा। तो रगड़ने के बाद क्या होगा, इस पर आवेश आ जाता है। तो जो आवेश आएगा वहीं पर ही रहेगा, क्यों गति नहीं करेगा। हमने यहाँ हाथ से इसको यहाँ से पकड़ा है, इसमें आवेश यहाँ पर आ रहा है, तो इस पर आवेश उत्पन्न हुआ और ये आवेश यहीं पर ही रहा। दूसरा, अगर हम लोग देखें, इसी की जगह किसी धातु को रगड़ दें, मान लो ये क्या है, कॉपर की छड़ है, इसको हमने इसे रगड़ दिया, या स्टील की चम्मच है, इसको रगड़ दिया, तो इसमें आवेश जो आएगा ना, वो हमने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है, तो इस स्टील में पहले वितरित होगा, फिर हमारा बॉडी भी क्या होती है, ये भी कंडक्टिंग होती है, भी आवेश को प्रवाहित होने देती है। सारा आवेश क्या होता है, हमारे शरीर में आ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये आवेशित हुआ ही नहीं, क्योंकि ये हमारी बॉडी से होते हुए डिस्चार्ज हो जाता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें तो आवेश हमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। पर यदि हम इसको क्या कर दें, हम इसको ऐसे ना पकड़ के किसी प्लास्टिक या फिर इसमें हम क्या लगा दें, कोई रबड़ जो कि अचालक है, उसकी हम इस पर एक लेयर लगा दें, कवर लगा दें, उसके बाद हत्था लगा दें, तो उससे अगर इसको पकड़ेंगे, तो अब यही चीज़ जो आवेश इस पर इसमें उत्पन्न हो रहा था, वही आवेश इसमें भी आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है? तो यही चीज़ मैं आगे एक्सप्लेन कर रखी है। देखो क्या कह रहा है, जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती? धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है, देखो वही चीज़। ऐसा होने का कारण यह है कि धातु तथा हमारा शरीर दोनों ही क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसलिए आवेश हमारे शरीर से होते हुए कहाँ चले जाता है? पृथ्वी में चले जाता है। परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी तथा प्लास्टिक का हैंडल, देखो वही लगा लगा है, और उसके धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया, तो हम आवेशित होने का संकेत दे देते हैं। अब देखो, अगर ऐसा हम करेंगे तो इससे क्या होगा, कह रहा है आवेशित हो जाएगा। ये चीज़ हमने पहले ही समझ ली है। आगे देखते हैं। हमने यह देखा है कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है? वैद्याश के मूल गुण समझ रहा है। धनावेश तथा ऋणावेश, तथा इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। धन और ऋण क्या करते हैं, उसको निरस्त करते हैं, ठीक? अब हम यहाँ वैद्युत आवेश के अन्य गुणों का वर्णन करेंगे। यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है, तो हम उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। अगर मान लो ये 2 आवेश हैं, ये 2 आवेशित मान लो वस्तु हैं, यदि हम क्या कहें, तो इनके बीच की जो दूरी है ना, वो इनके साइज़ के कंपैरिज़न में या इसके रेडियस की तुलना में बहुत कम है, तो हम इनको एज़ अ पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने इसको समझ लिया है। अब आगे आ जाते हैं, आवेश की योज्यता। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, आवेश की योज्यता। अब तक हमने आवेश के परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दी है। हमने ये नहीं समझा कि आवेश कितना होता है, इसके परिमाण की हमने बात अभी तक नहीं की हुई है। इसे हम अगले अनुभाग में समझेंगे, ठीक है? जो आगे आएगा टॉपिक उसमें समझते हैं। तो अंतरिम रूप में हम यह मानेंगे कि ऐसा किया जा सकता है कि मतलब आवेशों को जोड़ा जा सकता है, ऐसा हम यहाँ पर मानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी निकाय में 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, तो निकाय का कुल आवेश Q1 तथा Q2 को बीजगणितीय रीति से जोड़ने से प्राप्त होता है। यदि कह रहा है कि एक आवेश कौन है, Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, कुल आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2 इसका
हो जाएगा। बीजगणितीय रीति क्या होती है, जिसमें हम लोग चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि -2 है और +3 है, तो इसका कितना आएगा, +1 आएगा। इसी प्रकार हम क्या करें, आवेशों को भी जोड़ेंगे, बीजगणितीय रीति से जोड़ते हैं। अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है, वही चीज है। अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। तो आवेश एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि, जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। यदि किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 so on Q1 है, तो निकाय का कुल आवेश इन सबका क्या होगा, जोड़ के हमें प्राप्त होगा। आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तथापि आवेश तथा द्रव्यमान में एक अंतर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, जबकि आवेश दोनों होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है। किसी निकाय के आवेश का योग करते समय उसके उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करना होता है। ठीक है। धन है तो आवेश को धन लेके चलेंगे, ऋण है तो ऋण लेके चलेंगे। किसी उदाहरण दे रहा है, देखो, किसी निकाय पर अगर आवेश ये है धन, धन 1, धन 2, ऋण 3, ये आवेश है मान लो, तो उस पर कुल आवेश कितना होगा, इन सबको हम क्या करेंगे, चिन्ह के साथ जोड़ देंगे। तो जो चिन्ह ऋण है तो वो घट जाएगा फिर, तो इसलिए इसको इस प्रकार आप जोड़ेंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ये तो उदाहरण था। ठीक है। इसके आगे हम आते हैं, वैद्युत आवेश संरक्षित है। नेक्स्ट है, वैद्युत आवेश संरक्षित है। हम इस तथ्य की ओर अब पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता। तो केवल आवेश क्या होते हैं, एक से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक हो गया। और न ही क्या होते हैं, आवेश नष्ट होते हैं। वैद्युत आवेश युक्त कणों को दृष्टि में लाएं तो हमें आवेश के संरक्षण की धारणा समझ में आएगी। तो आवेश के संरक्षण, अगर आवेश संरक्षण का हम नियम समझें तो क्या होता है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है, दूसरी वस्तु उतना आवेश खोती है। बहुत सी आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो हो सकता है कि आवेश उत्पन्न हुए हों, पर उसका जो कुल आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, सदैव शून्य ही रहेगा। इसका उदाहरण अगर हम देखें, देखो कैसे उत्पन्न होते हैं, कह रहा है, अभी समझेंगे। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किया जा सकता है, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। कह रहा है आवेश उत्पन्न तो किए जा सकते हैं, परंतु एक निकाय को अगर हम देखें, विलगित निकाय, ठीक है, एक आइसोलेटेड पूरा सिस्टम, उसका जो पूरा आवेश रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियत ही बना रहेगा। जैसे कह रहा है कभी कभी प्रकृति में क्या होता है, एक आवेशित कण उत्पन्न करती है प्रकृति से। फॉर एग्जाम्पल, एक जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये न्यूट्रॉन कभी कभी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में ये टूट जाता है। तो न्यूट्रॉन से अगर हम देखें तो क्या हुआ, आवेशित कण तो बन गए, परंतु फिर भी क्या हुआ, जो कुल आवेश है अब भी वो संरक्षित ही रहा, क्योंकि कुल आवेश अब भी कितना रहेगा, 0, क्योंकि एक धन है तो दूसरा कौन है, ऋण है। तो ये चीज में समझ रहा है, तो ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। तो न्यूट्रॉन क्या बन सकता है, न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का निर्माण हो सकता है। इसके आगे हम लोग आएंगे, इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर परिमाण में समान एवं विजातीय आवेश उत्पन्न होते हैं, तथा इस रचना से पूर्व और रचना के पश्चात का कुल आवेश शून्य ही रहता है। देखो, कह रहे जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रचना नहीं हुई थी, तब भी आवेश शून्य था, अब भी आवेश कितना है, शून्य ही है। तो न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेश तो बने, लेकिन कुल आवेश कितना रहा, अब भी शून्य ही रहा। ये चीजें समझा रहा है। ठीक है। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, प्रायोगिक रूप से यह स्थापित किया गया है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई, जिसे ई द्वारा दर्शाया जाता है, के पूर्णांकी गुणज हैं। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेश q को सदैव इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु कांच की छड़ मान लो इसे, ये इसके साथ अगर हम इसको खींचते हैं तो क्या होता है, इसके साथ रगड़ने से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, पर इस पर आवेश कितना आएगा, तो आवेश हमेशा आता है, इसमें अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया है तो
एक इलेक्ट्रॉन, या हो सकता है कैसे एक इलेक्ट्रॉन गया हो, 2 गए हों, 3 गए हों, 4 गए हों। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर आएगा 1 ई आवेश, 2 गए होंगे तो उस पर 2 ई, 3 गए होंगे तो 3 ई, 4 गए होंगे तो 4 ई। ई अगर हम देखें ई क्या होता है? ई होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो फिर 4 गुणा इतना उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। n इलेक्ट्रॉन गए हों तो कितना आएगा? Q बराबर n इंटू ई आ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, तो यदि n इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो n इंटू ई इतना इस पर चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये समझा रखा है। अब ये आवेश क्या हो सकता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जिसने दिए होंगे उस पर खुद धन आया होगा, जिसने लिए होंगे उस पर ये ऋण आया होगा। यहाँ n कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, लिखा भी इसने, धन या ऋण दोनों हो सकता है। आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। ठीक है, तो ये क्या है? जो आवेश की जो मूल इकाई है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का परिमाण है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर देखें तो ये नेगेटिव होता है माइनस ई, और प्रोटॉन पर कैसा होता है? प्लस ई होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई और प्रोटॉन पर कितना होता है? प्लस ई होता है। वैद्युत आवेश सदैव ई का पूर्णांक गुणज होता है। तो आवेश जो है ना वो सदैव ई का पूर्ण गुणज होता है। इसे हम आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इस तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखो, वैद्युत आवेश क्या होता है? ई का पूर्ण गुणज होता है। इस तत्व को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, हाँ, जो क्या कहा था? वैद्युत आवेश सदैव ई का पूर्णांक गुणज होता है। इस तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो Q बराबर होगा ना, जिसके Q बराबर हम लिख रहे हैं, तो Q इक्वल टू कितना लिख रहे हैं? इसको n ही लिख रहे हैं। सही है, तो इसमें क्या है? जो आवेश है वो किसका? ई का पूर्ण गुणज है। देखो, ये पूर्ण गुणज का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से इसमें संख्याएं आ सकती हैं, पॉइंट में नहीं आएंगी। 1.2 1.3 ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है। भौतिकी में ऐसी बहुत सी अवस्थितियां हैं जहां कुछ भौतिक राशियां क्वांटीकृत हैं। आवेश के क्वांटीकरण का सुझाव सर्वप्रथम अंग्रेज प्रयोगकर्ता फैराडे द्वारा खोजे गए विद्युत अपघटन के प्रायोगिक नियमों से प्राप्त हुआ है। तो ये जो क्वांटीकरण का अगर हम सिद्धांत कहें, तो ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में, उससे हम लोग कहते हैं ये आए हुए हैं। ठीक है, और मिलिकन ने इसका प्रायोगिक अध्ययन किया। सन 1912 में मिलिकन ने इसे वास्तव में प्रायोगिक रूप से निर्दिष्ट किया था। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसको प्रायोगिक रूप से तो किसने, क्वांटीकरण का सिद्धांत मिलिकन ने दिया, मिलिकन ने इसका प्रयोग किया है, प्रायोगिक क्या कह सकते हैं हम लोग, निष्कर्ष दिया है। पर फैराडे की अगर हम देखें तो किसके? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों से ये नियम आया हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलाम है। इसका प्रतीक सी है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? ये भी आप लोग याद रखेंगे। आवेश का मात्रक कूलाम है, ये पता भी होगा। इसको किसके रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। एक कूलाम को विद्युत धारा के मात्रक के पदों में परिभाषित किया जाता है। इसके विषय में आप अगले अध्याय में सीखेंगे। इस परिभाषा के अनुसार क्या होता है? एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। ठीक है, तो अगर हम 1 एम्पीयर 1 कूलाम को विभाजित करें तो क्या होता है? आई इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्यू अपॉन में कितना होता है? टी होता है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आई कौन है? आई को अगर हम 1 एम्पीयर मान लें, इसको कूलाम कह देते हैं, समय को 1 सेकंड मान लें, तो फिर क्या होगा? ये कह रहा है कि हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कूलाम क्या आ जाएगा? एम्पीयर सेकंड भी आ जाएगा। कूलाम इक्वल टू एम्पीयर सेकंड। ठीक है। अच्छा, ये जो ई होता है इसका मान भी यहाँ पर देखा भी हमने पीछे लिख लिया था। 1.6 10 टू पावर कितना हमारे 19 कूलाम लगभग इतना होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो एक कूलाम में -1 कूलाम आवेश में लगभग 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम अगर आवेश है ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हुए होंगे? 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हुए होंगे। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। क्यू बराबर कितना कह रहा है? एक कूलाम। फॉर्मूला होता है क्यू बराबर कितना? एनी। ठीक है, तो क्यू बराबर एनी से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें एन निकाल सॉरी ई क्यू निकाल सकते हैं। क्यू तो हमें दिया, एन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यू कितना दिया? 1 कूलाम, और एन हमें ज्ञात करना है। इसका मान होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19। 1.6 10 टू पावर माइनस 19 किसका मान होता है? ई का। इसको नीचे ले आओ, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो इसने यहाँ पर बता रखी है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखो, ठीक है ना?
ठीक है। तो कह रहा है कि स्थिर वैद्युति में इतने विशाल परिमाण के आवेशों से यदा-कदा ही सामना होता है। अब देखो 1 कूलाम्ब आवेश है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 × 1018 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। खाली 1 कूलाम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1018 का मतलब देखो काउंटिंग भी नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा हम लोग कह सकते हैं कि स्तर में एक काउंटिंग है ये, ठीक है? तो इतने बड़े हम लोग कह रहा है कि इस की बात हम नहीं करते हैं, इसलिए हम इसके छोटे मात्रकों 1 माइक्रोकूलाम्ब या 1 मिलीकूलाम्ब ऐसे हम लोग इनका प्रयोग इसमें करते हैं। आगे थोड़ा-सा देखते हैं और क्या कह रहा है। यदि केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ही विश्व में आवेश के मूल मात्रक हैं, तो सभी प्रेक्षित आवेशों को E का पूर्णांक गुणज होना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन तथा N2 प्रोटॉन हैं, तो उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होना चाहिए? देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही कह रहा है इस विश्व में विद्यमान होते हैं, तो अगर हम इनको किसके रूप में इनका कुल आवेश निकालें तो कैसे निकालेंगे? N2 मान लो उसमें प्रोटॉन है, तो कितना आएगा? E × N2। N1 उस पे इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आएगा? N1 × -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। टोटल कितना आ जाएगा ये? E कॉमन ले लो, N2 - N1 × E हो जाएगा। N1 N2 पूर्णांक हैं, इस इनका अंतर भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। अच्छा, किसी 2 पूर्णांकों में से जैसे मान लो एक 3 है, एक 4 है, घटाएँगे तो भी एक पूर्णांक ही आएगा। अतः किसी वस्तु पर आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है। इसे E के चरणों में ही घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। यही तो क्या कहता है? आवेश का क्वांटीकरण का नियम कहता है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जो कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आप टेंशन मत लो, वो चीज़ें आगे-आगे इसमें समझ में आएँगी। ये पूरा आगे एक्सप्लेन है इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर ऐसे बहुत आज लंबा हो रहा है, तो इसमें हम लोग इतना ही लेके चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे लेके चलेंगे और तब तक आप लोग इसको देखें, ठीक है?